तो आज की क्लास में हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, आज हमारा टॉपिक क्या है, जीएस पेपर 2 की बात करेंगे और जीएस पेपर 2 में इंडियन पॉलिटी की बात करेंगे। अभी बात हो रही थी, तो किसी को पॉलिटी से डर लगता है? इस सब्जेक्ट से भी किसी को डर लगता है? ऐसा लगता है कि मुझे डर लगता है इसमें। अच्छा, तुमको लगता है और तुम्हें भी लगता है क्या? ओके, क्या क्या सब्जेक्ट हैं तुम्हारे ग्रेजुएशन के? हाँ, साइंस में क्या किया है? ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो हम लोग जो है इस टॉपिक को, इंडियन पॉलिटी को स्टार्ट करेंगे। देखिए, इंडियन पॉलिटी की जब भी बात होगी तो ये समझना है कि हमको क्या क्या इसमें जानना है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जैसे ही पॉलिटी की बात करो तो क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन दिमाग में आता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन दिमाग में आता है। पॉलिटी क्या है? बेसिकली वो मेथडोलॉजी है जिससे कि किसी कंट्री के में गवर्नमेंट को रन किया जाता है या किसी स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से मैनेज किया जाता है, स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज किया जाता है, वही एक तरीका है। पॉलिटी का मतलब क्या है? पॉलिटी का मतलब यही है कि कोई भी कंट्री, उसके ऑर्गन्स कैसे काम करेंगे, किस प्रकार से उनकी एक्टिविटीज रहेंगी, इसी चीज को समझने को हम पॉलिटी कहते हैं। इसीलिए एक चीज होती है पॉलिटिकल साइंस, जहां पे आप कॉन्सेप्ट्स देखते हैं, थियोरीज देखते हैं, और एक चीज है पॉलिटी, यानी कि उन सब जो भी कॉन्सेप्ट, जो थियोरीज हैं, उन सभी थियोरीज और कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन पार्ट। तो आप वो पढ़ते हैं इंडियन पॉलिटी, आप पॉलिटी पढ़ते हैं। अब जब आप किसी पर्टिकुलर कंट्री से रिलेट कर देते हैं, जैसे इकोनॉमी को आप इंडिया से रिलेट करेंगे तो इंडियन इकोनॉमी बन जाएगी, ऐसे ही अगर आप उसको किसी कंट्री से रिलेट कर देंगे तो वो उस कंट्री की पॉलिटी कहलाएगी। लाइक इंडिया के बारे में अगर हम बात करेंगे, क्योंकि हमको यहां तो इंडिया की पॉलिटी के बारे में जानना है, तो इंडियन पॉलिटी, राइट, क्लियर हो गई बात। अब सवाल ये उठा कि इस इंडियन पॉलिटी में इंग्लिश मीडियम है, कोई हिंदी मीडियम भी है? और कौन हिंदी मीडियम? बस एक आप हो। मेरी भाषा बहुत आराम समझ में आती है, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है। तो अब हम जब यहां पे इंडियन पॉलिटी यानी हिंदी में कहेंगे भारतीय राज्यव्यवस्था, भारतीय राज्यव्यवस्था की बात करेंगे। अब भारतीय राज्यव्यवस्था में दो ही बातें इंपॉर्टेंट हैं। एक जो इंपॉर्टेंट बात है यहां पे वो क्या आती है, अगर हम देखें तो एक तो आपके सामने आएगा कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हैं ना, क्या होता है? हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? संविधान। ठीक है, तो एक चीज हो गई आपकी कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा क्या है, इस कंट्री के अंदर बहुत सारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, स्टैच्यूरी हैं। इन सारे इंस्टीट्यूशंस की वर्किंग कैसे होती है, उसके लिए क्या तरीके हैं, कैसे उनको रन किया जाता है, गवर्नमेंट कैसे उनको रन कराती है, ठीक है, वो यहां पर हम लोग यहां पर सीखते हैं। क्लियर है बात? इतनी बात समझ में आ गई, इसमें किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो सेकेंडली आपका क्या कह सकते हैं हम, वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। आप नोट्स बना सकते हैं अपने ऐसे ही, वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर? देखिए, एक सवाल जब आप पढ़ेंगे तो एक दिमाग में कई बार आपको यह भी रहेगा कि क्या मुझे इस कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा याद करना पड़ेगा, इट मींस इसके क्या आर्टिकल्स याद करने पड़ेंगे। किसी के मन में क्या ये सवाल रहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल याद करने हैं? किसके? तुम्हारे मन में है? तुम्हारे मन में भी है? ओके, तुम्हारे मन में भी यही सवाल है, तुम्हें भी इस बात का डर है? बहुत बढ़िया, इस बात से नहीं डरना है। You don't have to mug up all the articles. You need to understand the concept. किसी आर्टिकल का कॉन्सेप्ट क्या है, उस आर्टिकल के अंदर क्या फिलॉसफी बताई गई है, उस कॉन्सेप्ट के अंदर क्या एक्सप्लेन किया गया है, वो सिर्फ इंपॉर्टेंट है। वो कभी ये आपसे नहीं पूछेगा कि पर्टिकुलर आर्टिकल क्या है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर थिंग होती है, वो नहीं पूछता है। आप किसी चीज को जब बताते हैं तो आप मेंशन करते हैं कि ये इस आर्टिकल के अंदर दिया होगा। ठीक है, तो आप आर्टिकल्स को लेकर के परेशान ना हो कि मुझे कॉन्स्टिट्यूशन याद करना पड़ेगा। पॉलिटी का सबसे बड़ा डर यही है कि बहुत सारे लोग इस मिसकंसेप्शन में रहते हैं कि उनको ये रहता है कि मुझे आर्टिकल्स याद करने पड़ेंगे, आर्टिकल 1 क्या है, 2 क्या है। आपको पता होना चाहिए आर्टिकल क्या है ना, व्हाट इज आर्टिकल, इंडेक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
जैसे आप कॉपी बनाते हो तो आप उसमें एक इंडेक्स बनाते हो, वैसे ही आर्टिकल में भी इंडेक्स है। आर्टिकल 1 में क्या दिया है, इंडिया और उसकी टेरिटरी के बारे में दिया है, ठीक है। तो ऐसे अगर हम कोई भी आर्टिकल देखेंगे तो अगर हमें उसका कॉन्सेप्ट पता है तो हमें आर्टिकल नंबर याद करने के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, वो नेचुरली हमारे दिमाग में बैठ जाएगा। क्लियर बात है, समझ में आ गई इतनी? ठीक, अब आगे चलते हैं। अब सवाल ये उठा कि सोर्स पता है सबको कि क्या क्या कहां से पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, सोर्स पता है? नहीं पता है? नहीं पता है, चलिए कोई नहीं, मैं बताता हूं, सोर्स बताता हूं। सिंपली क्लास लेक्चर्स काफी हद तक सफिशिएंट हो जाएंगे, जितना हम डिस्कशन करेंगे आपके साथ में सफिशिएंट होगा। आप लोग उसको अच्छे से नोट्स मेकिंग कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक आप पीएम बख्शी ले लीजिएगा, ठीक है, एक कॉपी जो है पीएम बख्शी की ले लीजिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, पीएम बख्शी की। और इसके साथ साथ आप बेसिक्स जिनके नहीं, बहुत जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो साइंस बैकग्राउंड के होंगे, ठीक, ह्यूमैनिटीज के नहीं होंगे, वो बच्चे बेसिक्स के लिए एनसीईआरटीज को एक रीडिंग देंगे। ऑल्दो आई एम कवरिंग ऑल द थिंग्स फ्रॉम द एनसीईआरटी, जो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो सब हम कवर करेंगे यहां पे, बट स्टिल आप जब खुद पढ़ते हैं तो एक थॉट प्रोसेस उस समय जो चलता है वो अंदर बैठ जाता है बहुत अंदर तक। यहां सुन के जाएंगे, नोट करके जाएंगे, दैट इज ओके, बट घर जाकर के आप रीडिंग करेंगे, क्योंकि वैल्यू एडिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप पढ़ते हैं तो वैल्यू एडिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी हम पढ़ा रहे हैं, हम तो कई बच्चों को पढ़ाएंगे, अब सारे बच्चे यूपीएससी क्लियर कर लेंगे ये जरूरी थोड़ी है। ऑब्वियसली ये तो मतलब मेरा भी फेक दावा होगा कि मैं जिसको पढ़ा दूंगा सब यूपीएससी, वैसे तब तो फिर क्या ही होगा, समझ ही सकते हो, है ना। तो आप जितना उसमें वैल्यू एडिशन करेंगे, जितना आप उसको लिखेंगे, जितना उसको पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, उतना ही बेहतर आपका रिजल्ट आएगा। तो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी पे फोकस करेंगे इंस्टेड ऑफ मगिंग के। हर कॉन्सेप्ट, जैसे डेफिनेशंस को समझना है, कोई भी चीज है उसको डेफिनेशन को समझना है, थॉट ये लाना है कि हाउ टू डिफाइन, ये होना चाहिए, ठीक है। फिर उसका अप्रोच क्या है, जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए दो तरीके की अप्रोच आपको देखने को मिलेगी। कॉन्स्टिट्यूशन की बात देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में दो तरीके की अप्रोच आपको देखने को मिलेगी। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फिलोसफिकल अप्रोच देखने को मिलेगी, मिलेगी, क्यों भाई, हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक, तो एक जो है यहां पे इसमें क्या देखने को मिलेगी आपको, फिलोसफिकल अप्रोच। अब कई बार क्वेश्चन देखिए पूछता है, मेंस में पूछता है कि फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, ठीक है, इस प्रियम्बल डिनोट्स द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल, उद्देशिका, प्रस्तावना कॉन्स्टिट्यूशन में है कि नहीं है? है। तो सवाल उठता है क्या ये फिलॉसफी बताता है कॉन्स्टिट्यूशन की? भाई कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या दिया गया है उसके बारे में जानना चाहता है कि भैया आखिर उद्देश्य क्या है, इसका पर्पस क्या है, ठीक है। तो एक फिलोसफिकल अप्रोच। अब जो फिलोसफिकल अप्रोच की जब भी आप बात करेंगे तो फिलोसफिकल अप्रोच कहां कहां से पता लेगी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया क्यों गया, पहले तो अभी ये डिस्कस करेंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी एक चीज मैं बता देता हूं यहां पे, पहले ये देख लीजिए, फिर हम कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है सबसे पहले हम अभी इसी को डिस्कस करेंगे। आपको क्लास में एक या दो क्लास तक यही चलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। बेसिकली इट मींस व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का रोल क्या है, या फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंक्शंस क्या हैं, क्या करता है कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। कौन सी ऐसी कंडीशंस थी, ठीक है, किस सर्कमस्टांसेस में इस कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिएट किया गया, या ये कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया गया, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इट मींस द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीसीएस के अंदर अक्सर पूछ लेता है, इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, क्या भारतीय संविधान जीवंत दस्तावेज है? हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है ना, जो जीवंत दस्तावेज है। जीवंत दस्तावेज का मतलब क्या है, व्हाट इज जीवंत, जीवंत से मतलब क्या होता है, लिविंग, लिविंग से क्या मतलब है? नहीं, एक इन जनरल, हाँ वो बात तो भाई सही है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। इन जनरल लिविंग से क्या मतलब है?
जनरल लिविंग से मतलब है कि समथिंग विच कैन मूव, विच कैन बी चेंज, और अपने आप को जो चेंज कर ले। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरी सांसें चल रही है तो आई एम लिविंग, ठीक है, दम से गिर गया, खत्म, बोले अभी तो हंस रहे थे, उसके बाद लिविंग नहीं रह जाएंगे ना, बिकॉज वाई लिविंग, अब बताना नहीं है, बताना नहीं है। वो राजा वाली कहानी सुनी होगी ना, एक राजा थे, उनका हाथी बीमार था, बोले ले जाओ इसको ठीक करके लाना, और किसी ने भी इसके मरने की खबर दी तो समझ लेना उसको फांसी के साथ दूंगा। तो अब भैया हाथी तो हफ्ते भर बाद मर गया, अब सब बड़ा परेशान, राजा हालचाल पूछ रहा है, अब कोई बताए तो कैसे बताए, सब बड़ा डरे हुए, क्या समझे। तो एक आदमी चतुर था, उसने कहा राजा साहब हाथी तो कान भी नहीं हिला रहा। बोले अच्छा, फिर सूंड, बोला राजा साहब सूंड भी नहीं हिला रहा। बोले आंखें, बोले आंखें भी नहीं खोल रहा। बोले खड़ा है, बोले नहीं राजा साहब खड़ा भी नहीं हो पा रहा। बोले मर गया क्या, कह सर वो तो आप ही कह रहे हो, वो तो आप ही कह रहे हो, ठीक है। तो अब लिविंग का मतलब क्या हो गया है कि जिसमें कुछ परिवर्तन किया जाए, कहते हैं ना जब तक आप जीवित हो तब तक हिम्मत मत हारो, तो कुछ परिवर्तन किया जाए। हमारा डॉक्यूमेंट जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग है, तो ये भी कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। और जैसे ही हम लिविंग की बात करते हैं, इसका मतलब क्या बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, अमेंडमेंट प्रोसीजर्स की बात करेंगे। नॉर्मली इसको धीरे धीरे अलग अलग पढ़ाते हैं, लेकिन मैं इसी को एक ही साथ आपको पढ़ा दूंगा, ताकि आपको पूरा एक सेगमेंट तैयार हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन का, प्लस उस पर बेस्ड कोई क्वेश्चन अगर प्री और मेंस में आएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको वो क्वेश्चन का आंसर करना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि एक ही जगह सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या चाहता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शन क्या है, तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग कैसे हुई, बना कैसे, किन परिस्थितियों में बना, कैसे इसकी जो सभा थी वो बनी, कैसे मेंबर्स चुने गए, और जब बन गया तो भी सवाल उठेगा कि वेदर द कॉन्स्टिट्यूशन इज जस्ट, क्या कॉन्स्टिट्यूशन वो न्याय देगा लोगों को जो लोग चाहते हैं, जो एस्पिरेशन ऑफ द सोसाइटी है, क्या वो दे पाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो पॉलिटी में पहले हमने आपको सोर्सेस क्लियर कर दिए, आप अपने सोर्सेस नोट डाउन कर लीजिएगा। एनसीईआरटी की 11th एंड 12th की बुक्स आप जरूर पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है, अच्छी बात है, पढ़ते रहेंगे, साथ में मैं सब कवर करूंगा लेकिन आप पढ़िए साथ में, ठीक। प्लस एक आप उसको ले लीजिए, क्या बोलते हैं, पीएम बख्शी ले लीजिए। योजना और कुरुक्षेत्र, ये दो मैगजीन है, वो मैं वैसे भी हर बच्चे को सजेस्ट करता हूं कि आप ये दो मैगजीन जरूर पढ़ा करिए, आपकी एबिलिटी टू अंडरस्टैंड जो है वो अपने आप इंक्रीज कर जाएगी, आपका कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी एंड फैक्ट्स मजबूत हो जाएंगे, फैक्ट्स भी मजबूत हो जाएंगे, और एसए में भी बहुत सपोर्ट करेगी, प्लस आपका जो बाकी और टॉपिक है एग्रीकल्चर वगैरह के, उसमें भी आपको सपोर्ट करती है। तो इसलिए आप जो है ये दो मैगजीन जरूर, हिंदी में भी आती है और इंग्लिश में भी आती है, कुरुक्षेत्र और योजना, रेगुलर आप खरीदें इसको, रेगुलर। लक्ष्मीकांत को कौन मना कर सकता है, साक्षात नारायण है वो, कोई मना कर सकता है, आप बताओ। नहीं, वो हमारे अंदर बसे हुए हैं हमारे मुखार बिंदु से निकलेंगे नहीं, वो भी आप एक बुक आप रखना चाहते हैं तो आप लक्ष्मीकांत रख लीजिए, कोई इशू नहीं, आपको आप कंफर्टेबल हैं तो आप रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं मुझे, आप पढ़िए उससे। सोर्स आप ये मैंने जो बता दी ये आपके सोर्सेस हैं, ठीक है, इसी से आपकी तैयारी होगी, इसी में वैल्यू एडिशन करेंगे और आपकी स्ट्रॉन्ग पकड़ हो जाएगी। क्लियर बात है, इतनी बात समझ में आ गई। हाँ, मंथली मैगजीन सर, करंट अफेयर, हाँ उसमें आर्टिकल्स आते हैं ना, बड़े बड़े आर्टिकल्स आते हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं वो, ठीक है। चलिए आप देखिए, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन के फिलोसफिकल अप्रोच की आप बात करते हो, ठीक है, फिलोसफिकल अप्रोच की बात करते हो, तो फिलोसफी कौन बता सकता है, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बता सकती है। प्रियम्बल इज व्हाट, प्रियम्बल इज जस्ट लाइक अ ट्रेलर ऑफ अ मूवी। जब कभी आप मूवी देखने जाते हो उससे पहले आप उसका ट्रेलर देखते हो, डिसाइड करते हो वेदर आई शुड गो फॉर दिस मूवी और नॉट, है ना। यंग स्टूडेंट्स, खासकर यंग बॉयज, मूवी के ट्रेलर देखने के बाद जाते ओ माय गॉड आई शुड गो फॉर दिस, वहां जाके कहते हैं यार पैसे बर्बाद हो गए, कुछ भी नहीं है वैसा जो ट्रेलर में दिखा रहे थे, टाइम वेस्ट हो गया, राइट। सो ट्रेलर, इट इज लाइक ट्रेलर ऑफ द मूवी। तो पहला जो आपका आता है वो आता है आपका इसके अंदर, वो आ जाता है आपका प्रियम्बल।
क्यों भाई? ठीक है बेटा। दूसरा प्रियम्बल, अगर हम प्रियम्बल की बात करेंगे तो प्रियम्बल ये बता देता है कि भाई सोर्स क्या है, ठीक है, किन चीजों पे फोकस करना है, किन चीजों पे फोकस करना है, नेचर ऑफ द स्टेट क्या है, ठीक है, नेचर ऑफ द स्टेट कैसा है, तो ये सब चीजें प्रियम्बल ही बताएगा। बेसिकली इन सब को बताने का पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि व्हाट इज द एक्चुअल ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, यही तो पर्पस है। अगर किसी कंट्री में हम कॉन्स्टिट्यूशन बना भी लें और उस कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट ना किया जाए, उसकी फिलॉसफी को इंप्लीमेंट ना किया जाए, देन दैट इज टोटली वेस्ट, राइट। हम पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं कई बार कि वहां कुछ वैसा होता ही नहीं, कहते हैं ना, तो क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि उनके यहां जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका इंप्लीमेंटेशन ही नहीं है प्रॉपर तरीके से। हम अपने यहां भी यही बात करते हैं। अभी देखिए जब संसद का सत्र चल रहा था तो विपक्ष के नेता कॉन्स्टिट्यूशन हाथ में लेकर के जा रहे थे। व्हाई? बिकॉज दे वांट टू शो कि गवर्नमेंट, वॉट एवर गवर्नमेंट इज डूइंग दैट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें उसको रिमाइंड कराने की जरूरत है। क्लियर है बात? इतनी बात समझ में आ गई? तो एक तो फिलोसफिकल अप्रोच आपको मिलेगी, प्रियम्बल के अंदर मिलेगी। दूसरा देखिए, प्रियम्बल इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। अगर आपको अच्छे से प्रियम्बल समझ में आ गई ना तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है, समझ लीजिए वो। दूसरी चीज आपने देखेंगे क्या है, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स को क्या बोलते हैं बेटा? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। आप प्रियम्बल को क्या लिखेंगे? प्रस्तावना और उद्देशिका, और ये क्या हो गया? फंडामेंटल राइट। क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बैठी पहली बार, तो जब बैठी, एक बैठक हो गई, दो बैठक हो गई, तो नॉर्मली क्या होता है, जब हम कोई प्रोग्राम शुरू करने वाले होते तो पहले एक दो मीटिंग होती है, उसके बाद ही बात आगे बढ़ती है। तो जब दो मीटिंग हो गई तो तीसरी मीटिंग में जब बैठे तो सवाल ये उठा कि भाई साहब ये इकट्ठे क्यों हो गए हम लोग? तो जवाहरलाल नेहरू खड़े हो गए उद्देश्य प्रस्ताव लेकर के कि व्हाट इज द पर्पस, ये सब कुछ जो किया जा रहा है इसका पर्पस क्या है, और वो उद्देश्य प्रस्ताव को लेकर के आ गए। लेकर के आए पहली बार, वही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में क्या हो गया? पारित कर दिया गया और उसी को प्रियम्बल में कन्वर्ट किया गया। कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए और उठा करके प्रियम्बल में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, टुडे आई एम गिविंग द होल समरी ऑफ कि व्हाट वी आर गोइंग टू कवर, राइट। और फिर उसको धीरे धीरे हम लोग इसको कंटिन्यू कर लेंगे, एक एक चीज कवर करते जाएंगे। ठीक, तो प्रियम्बल। अब दूसरी चीज हमने बोला कि अप्रोच में फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या है, क्यों हैं, वाई दे आर देयर? फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार क्यों हैं? इसलिए हैं ताकि गवर्नमेंट के अप्रोच को कंट्रोल किया जा सके और पब्लिक को क्या है, पब्लिक को राइट्स प्रॉपर तरीके से दिए जा सके। यानी गवर्नमेंट जो है किसी भी तरीके से पब्लिक के राइट्स को क्या कर सके, छीन ना सके। क्लियर है बात? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, बट बावजूद इसके एटलीस्ट कहीं ना कहीं तो गवर्नमेंट के ऊपर एक कंट्रोल लगाना पड़ेगा ना, कि भाई आप ये नहीं कर सकते जनता के साथ, आप उसका ये राइट नहीं छीन सकते, बेसिक नीड्स जो उसकी हैं उसको, उससे आप उसको वंचित नहीं कर सकते। ठीक है, इंडिया में कोई ऐसा तो नहीं है ना, किसी एथनिक ग्रुप के बारे में कहा जाता होगा यही सिटीजन होंगे यहाँ के, ऐसा तो नहीं कहता ना कि सिर्फ हिंदू ही इंडिया का सिटीजन होगा, या फिर ये कहते कि सिर्फ मुस्लिम ही सिटीजन होगा क्योंकि उन्होंने तो 1200 साल तक शासन किया है तो घूम फिर के है तो सब उनका ही। कह सकते? नहीं कह सकते ना। तो ऐसा रखा ही नहीं गया, इसीलिए कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को जस्ट रखने की कोशिश की गई। ठीक है, जब भी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर होगा तो जस्टिस होगा, हमेशा याद रखिएगा। जब भी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर होगा तो जस्टिस होगा, अगर डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं होगा तो जस्टिस नहीं होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं जस्टिस नहीं हो रहा है, किसी के साथ भेदभाव हो रहा है। वो डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी चीज का हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हो सकता है। जैसे वोटिंग राइट, पहले महिलाओं को नहीं था, पुरुषों को था, तो कहीं उनके साथ जाति हो रही थी कि नहीं हो रही थी? ठीक, आज सरकार में भागीदारी की बात आ रही है तो महिलाओं के लिए स्पेशली कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट में इतने सीटें हम एलोकेट कर रहे हैं। क्यों? ताकि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। एक रिजर्वेशन किया गया तो रीजनेबल रेशनल थिंकिंग अपनाई गई वहां पे कि रिजर्वेशन क्यों किया जाएगा, ताकि
ये समाज का वर्ग भी क्या हो सके, मुख्य धारा में वहां करके जुड़ सके। क्लियर है बात, समझ में आ रही बात, इतनी बात समझ में आ रही। तो जब भी हम अब यहां भी फंडामेंटल राइट में भी उसकी फिलोसफिकल अप्रोच को ही क्लियर बताया गया है। क्लियर, समझ में गया। फिर क्या कहता है उसके बाद, भाई जो भी गवर्नमेंट बनेगी उस गवर्नमेंट को कुछ भी जो करना है, कोई भी करना है, उसका कुछ पैरामीटर होना चाहिए, उसके हिसाब से ही करना चाहिए। गवर्नमेंट कुछ भी थोड़ी करने लग जाएगी, उसका कोई भी मन आए कुछ भी करने लग जाए। कहीं ना कहीं उसको सोशल जस्टिस लेकर के आना है, जस्टिस के लिए काम करना है। तो जब सोशल जस्टिस के लिए काम करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर है बात, राज्य के नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं इसको, ठीक है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक, क्या डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, दीज आर द डायरेक्शंस which are given in the constitution how a government should perform in a state। क्या काम करना चाहिए गवर्नमेंट को, कैसे काम करना चाहिए, किसके वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए, क्या चेंजेस लाने चाहिए, सोसाइटी में क्या स्टेप्स उठाने चाहिए, कैसे। ऑल द पॉलिसीज प्लान्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू दिस डीपीएसपी। दे हैव टू फॉलो दिस डीपीएसपीज। विदाउट फॉलोइंग दीज दे कैन नॉट बी इंप्लीमेंटेड। उनको कहीं ना कहीं जुडिशरी रोकेगी, बोलेगी कि ये गलत है, ये अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन जा रहा है। ठीक है बात, समझ में आ गई। और दूसरा फिर क्या आता है, फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज, क्लियर है बात, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये हो गया फिलोसफिकल अप्रोच की बात करते हैं। ठीक, अब इसको यहीं पे थोड़ा सा रोकेंगे और थोड़ा सा आगे की तरफ चलेंगे। अब एक हेडिंग डाल दीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन, अब ये जो जहां पे ये लिख रहे थे आप, जहां पे ये लिख रहे थे, ये वाला पेज जो है ऐसे ही छोड़ लीजिएगा, इसके नीचे मत लिखिएगा कुछ भी, अगले पेज पे आ जाइएगा, वहां पे हेडिंग डालिएगा कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर, श्रेया समझ में आ रहा है बेटा, ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है काफी दिनों बाद मुझे देख के, नहीं लग रहा है, यार नहीं लग रहा सब, देख लो। कॉन्स्टिट्यूशन, अब पहला क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, पहला क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, संविधान क्या है, सवाल ये होगा पहला, संविधान क्या है। क्या होगा संविधान, संविधान कुछ सेट ऑफ नॉर्म्स होने चाहिए, कुछ होना चाहिए ना। सपोज कर लीजिए एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं, सोसाइटी मतलब एक समाज है, उसके अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं और डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के हैं और सबकी फाइनेंशियल पोजीशन भी डिफरेंट डिफरेंट है। उस सोसाइटी के अंदर कुछ सर्टेन रिसोर्सेज हैं, तो उस समाज के अंदर रहने के लिए हर रिलीजन का लोग जो होंगे वो अपने अपने तरीके से बात करेंगे, यानी क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन होगा कि नहीं होगा। तो अगर वो फ्रिक्शन है तो उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए एक मिनिमल कोऑर्डिनेशन बन जाए, उसके लिए कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे। बेसिक सेट ऑफ रूल्स चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। तो यानी कोई ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, यानी कुछ ऐसा हो जो या तो रिटन हो या फिर अनरिटन हो। कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी रिटन और अनरिटन, दोनों तरीके से हो सकता है ना। ठीक है, तो यहां पर कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कि हम जान सकें कि क्या करना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट और सेट ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है, दूसरी बात क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ ऑल द लॉज। जितने भी कानून बनाए जाएंगे उन सब का सोर्स कॉन्स्टिट्यूशन ही होगा।
इसीलिए कहते हैं कि अगर कोई कानून बना और उसने कॉन्स्टिट्यूशन को नल एंड वॉइड किया तो फिर वो कानून ही नल एंड वॉइड होगा, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा। क्लियर है बात? समझ में आ गई कि बात नहीं समझ आ गई? ठीक है, तो लिख लीजिए यहां पर पहले चीज लिखे कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान क्या है? हिंदी में लिखेंगे संविधान क्या है और इंग्लिश में लिखेंगे व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसमें लिखिए कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट Constitution is a document. Constitution is a document or set of documents. सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या है कि सारी बातों को हो सकता है एक जगह ना लिखा हो। जैसे यूनाइटेड किंगडम है, वहां पे उनका कोई रिटन डॉक्यूमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन आपको नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि उन्होंने सारी बातों को अलग अलग कहीं लिख के रखा है, बट एक जगह पे कहीं पे उसको क्या किया है, एक्यूमुलेट करके लिख करके बुक के अंदर बुकिश फॉर्म में नहीं रखा है। ठीक है, तो ठीक है, लिख लीजिए डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स the principles and functions of the government of a state, of the government of a state। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया, फर्स्ट पॉइंट। किसी हिंदी में बताता हूं बेटा, शेयर हिंदी में लिखो, आप इसको लिखो। संविधान एक दस्तावेज है या दस्तावेजों का एक समूह है जिसमें उस राज्य की सरकार के विभिन्न अंगों के कार्यप्रणाली एवं सिद्धांतों के बारे में बताया गया है। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई? बोधित क्लियर है बेटा? तो कहने का मतलब क्या हो गया कि यानी कहीं भी गवर्नमेंट है, अगर कहीं गवर्नमेंट है तो इट मींस अगर गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स भी होंगे। अगर गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स भी होंगे। इन्हीं ऑर्गन्स की फंक्शनिंग किन प्रिंसिपल्स पे होगी या फंक्शन कैसे करेंगे, वो दैट ऑल इज रिटन इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन। द बेस which is required for the functioning of that government which is given in this constitution। जो बेस चाहिए वो यहां पे दिया होगा। क्लियर है? इसमें किसी को डाउट है? श्रेया क्लियर हो गया बेटा? आपको समझ में अच्छे से आ गया? ठीक है, नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ ऑल द लॉज। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन is the source of all the laws। अब ये कौन से लॉज हैं? जो कि उस देश की सरकार इंप्लीमेंट करेगी। ये कौन से लॉज हैं जो कि उस देश की सरकार इंप्लीमेंट करेगी? तो लिख लीजिए इस बात को, विच आर इंप्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द साइट ऑफ ए स्टेट, which are implemented by the government of a state। ठीक है, ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन हो सकता है कि आप पूछोगे सर गवर्नमेंट क्या है, आप पूछोगे स्टेट क्या है, ये सब सवाल भी उठेंगे। अब इन सवालों पे भी आएंगे। स्टेट क्या है? स्टेट क्या है? व्हाट इज स्टेट? स्टेट के लिए जरूरी क्या है? सबसे पहले तो एक टेरिटरी हो, कोई जमीन होगी, कहते ना एक जमीन होनी चाहिए, कुछ सीमाएं होनी चाहिए निर्धारित। स्टेट तभी तो हो सकता है।
दूसरा क्या हो सकता है उसके अंदर? लोग होने चाहिए, पॉपुलेशन, ठीक है, और फिर वहां पे एक गवर्नमेंट होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। दूसरा, ये सब कुछ होने के बाद भी स्टेट तब तक स्टेट नहीं है जब तक उसके पास खुद इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग पावर ना हो। सुप्रीम डिसीजन मेकिंग पावर उसके खुद के हाथ में होनी चाहिए, यानी सोवरेनिटी होनी चाहिए। सोवरिन कहते हैं ना, कोई स्टेट सोवरिन स्टेट है। सोवरिन स्टेट कब होगा? जब वो अपने मसलों पर खुद डिसीजन ले। श्रुति, आर यू श्रुतनिंग, मतलब आर यू लिसनिंग? ठीक है, ठीक है। हाँ, तो ये बात ठीक है, समझ में आ रहा है? तो बेटा आपका आपका नाम भूल गया मैं, क्या नाम है? क्या? रमशा। रमशा भूल गया था, हाँ। रमशा का तुमने मीनिंग बताया था ना मुझे, मेरे ध्यान से उतर गया था। अभी भी तुम पहले हाथ धुलती हो तब खाती हो। मुझे याद है लास्ट टाइम वाला। हाँ, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ ऑल द लॉज विच आर इंप्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। तो स्टेट को जनरली बता दिया। अभी स्टेट की डेफिनेशन हम लोग आर्टिकल 12 में देखेंगे, वहां तक पहुंचेंगे तब अभी बात की बात है। अभी पहले यहां पे जनरल बता देता हूं, इसी में स्टेट कवर हो जाएगा। और स्टेट जो है, स्टेट खुद तो उठ के चलने नहीं लगेगा, खुद तो कुछ करने नहीं लग जाएगा। स्टेट को कुछ भी करना है, कुछ भी करवाना है, कैसे भी करना है, वो सब स्टेट किसी एजेंट के माध्यम से करेगा। देयर मस्ट बी समवन, देयर मस्ट बी सम मशीनरी विच शुड परफॉर्म द टास्क, जिसको ये टास्क परफॉर्म करने हैं, एंड दैट इज गॉड। यही गवर्नमेंट। अब आपको समझ में आया गवर्नमेंट क्या है? क्यों भाई श्रेया, बात समझ में आ गई? यानी गवर्नमेंट क्या करेगी? लॉ बनाएगी। व्हाट द गवर्नमेंट विल डू? कानून बनाएगी। आप अपने घर में जब रहते हैं तो आपके घर में भी एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक संविधान है। वहां मम्मी पापा की सोवर्निटी है, आपकी नहीं है। आप बोलिए कि हम 1 बजे रात में चाय पीने जाएंगे बाहर चौराहे पे, मम्मी कहेंगी बेटा आओ जरा इधर साइड में आना। आपकी सोवर्निटी है वहां पे? नहीं है। ठीक है, किसकी है? पेरेंट्स की है। और अब वो सोवर्निटी पेरेंट्स की कहां है? जहां पेरेंट्स की टेरिटरी है वहां उनकी सोवर्निटी है। क्योंकि तुम जैसे ही बाहर निकल के कोचिंग आ गए, पेरेंट्स की सोवर्निटी खत्म हो गई, क्योंकि उनको पता ही नहीं तुम क्या कर रहे हो। अब यहां से तुम्हारी सोवर्निटी शुरू हो गई। आई विल स्मोक, आई विल ड्रिंक, आई विल वॉच मूवी। अब तुम्हारी सोवर्निटी स्टार्ट हो गई, तुम अपने डिसीजन खुद ले रहे हो। लेकिन जैसे पेरेंट्स को पता लगा, उन्होंने तुम्हारे सारी काम रोके, उनकी सोवर्निटी इंप्लीमेंट हो गई। संप्रभुता है। ठीक है, तो एजेंट एक होना चाहिए। तो एजेंट कौन है? मशीनरी जो काम करेगा। तो मम्मी पापा एजेंट हो गए, गवर्नमेंट, होम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, और बाबा घर में प्रेसिडेंट। बाबा घर में प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट भी दो तरीके के, एक बाबा जो सारी संपत्ति अपने पास दबा के बैठे हैं, तो जैसे कहते वैसे ही मम्मी करती, वैसे ही पापा करते, वैसे तुम लोग भी करते, है ना। और एक बाबा सारी संपत्ति पापा पहले दे दिए, बेटा तुम सब संभालो। अब पापा अपनी मर्जी के, मम्मी अपनी मर्जी के, बाबा तो 12 कमरों के मकान के गेट पे बैठे हैं बाहर, सब अपना ही है, लेकिन सोने की जगह नहीं है। ठीक, तो वो इंडियन प्रेसिडेंट। और जो सब दबा के बैठा है वो कौन है? अमेरिकन प्रेसिडेंट। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? अभी इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि पावर्स की बात करेंगे, वहां पे क्या क्या ताकत है प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, जैसे सारी पावर कॉन्स्टिट्यूशन से ली जा रही है, अब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है, तो प्रेसिडेंट जो सुप्रीम है देश के अंदर, वो उसमें कुछ कर ही नहीं सकता, उसको साइन करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उसका जोर नहीं चलेगा ना वहां पे। तो ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? चलिए आगे लिखिए। क्या बेटा? हिंदी में? हाँ चलो। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ ऑल द लॉज विच आर इंप्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट। किसी सरकार के द्वारा लागू किए गए सभी कानूनों का स्रोत संविधान ही होता है। ठीक है,
क्लियर है बात? समझ आएगा? आगे अगला पॉइंट लिख लीजिए, थर्ड पॉइंट एक और लिखिए। कॉन्स्टिट्यूशन हैज स्पेशल लीगल अथॉरिटी, स्पेशल लीगल अथॉरिटी। ठीक है, विच लाइज इन इट्स सोर्स, विच लाइज इन इट्स सोर्स। ठीक है, जैसे भारत की जनता शक्ति का स्रोत है भारत के संविधान की, सबसे पावरफुल क्या है? भारत का संविधान, लेकिन उससे भी पावरफुल को क्या है? भारत की जनता। क्या है? भारत की जनता है। क्लियर है बात? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, मतलब हम चाहें, हम अगर हम चाहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना है तो ओनली वी कैन चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की पावर चेंज करने की किसके पास है? पब्लिक के पास है। इट इज क्लियर? एब्सोल्युटली ठीक है, समझिए इसको। तो आपको यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आ गया। नाउ अब इसमें कोई किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा। इसी सबको देखिए, क्वेश्चंस जो पीसीएस में, जो आप पीसीएस लिखोगे, पीसीएस में जो क्वेश्चन आएगा वो तो या तो आपका कितने का आता है, एक 8 नंबर का आएगा और एक कितने का आएगा, 12 नंबर का, 125 वर्ड और 200। उसमें क्या इससे ज्यादा लिखने की नौबत मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। तो छोटे छोटे 2-3 पॉइंट बनाइए और उसी में अपनी बात कह दीजिए। वो कोई आपसे बहुत बड़ी बात नहीं जानना चाहता है, बस वो जानता है क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है आपके पास कि नहीं है, इतना वो जानना चाहता है यहां पर। क्लियर? समझ में आ गई बात? तो आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये तो हो गया कॉन्स्टिट्यूशन। अब नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी कर पाएंगे, अभी आएंगे, अब वहां भी आएंगे बेटा। फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, अब जैसे मैंने बताया कि एक फैमिली है, एक फैमिली के अंदर सब लोग रह रहे हैं। तो देखिए, जब फैमिली शुरुआत होती है तो मेनली 2 लोग होते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक है, तो जब हस्बैंड और वाइफ 2 लोग हैं, उसके बाद क्या हुआ, बच्चे हुए, तो फैमिली थोड़ी बड़ी हो गई। तो पहले हस्बैंड वाइफ का कोऑर्डिनेशन आपस में बनने में टाइम लगता है कि हस्बैंड ईरान से आया और वाइफ तेहरान से आई, तो अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है। एक ही घर में रह रहे, टावल यहाँ फेंक रखा है, सॉक्स वहां फेंक रखे हैं, तुम्हें तमीज नहीं है, तुम्हें फलाना नहीं है। तो एक कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ता है वहां पे। तो उसके लिए एक सेट ऑफ रूल्स बनाए गए कि पत्नी पति को जवाब ना दे, पति पत्नी की इज्जत रखे, इस तरीके के कुछ रूल्स रेगुलेशंस वहां क्रिएट किए गए। एक सेट ऑफ नॉर्म्स वहां क्रिएट हुआ, पहले बेसिक रूल्स बने। फिर उसके बाद बच्चे आ गए। अब बच्चे आए तो बच्चों को पेरेंट्स ने बोलना शुरू किया, बेटा आप पढ़ो। तो बच्चे ने कहा, खुद तो 10th में 100 नंबर में से 25 नंबर लाए थे, हमको बता रहे पढ़ो। तो बच्चा जवाब दे देगा पलट के। तो फिर एक रूल्स बनाए गए, बच्चे बड़ों को जवाब नहीं देंगे, बच्चों का कहना मानेंगे। फिर रूल्स बने। तो रूल्स बने, क्यों रूल्स बन रहे हैं? अब फिर बच्चा बड़ा हो गया, उसकी शादी हो गई, उसकी बहू आई अमेरिका से आ गई, बोली मैं तो ऐसे ही रहूंगी। तो फिर वहां वहां पे विवाद होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाएगा, फैमिली टूटने की नौबत आएगी। फिर वहां पे सर्टेन रूल्स आ गए कि जब बहू आएगी तो फादर का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, मदर इन लॉ का कैसा होना चाहिए, फादर इन लॉ मदर इन लॉ का, बाकी फैमिली मेंबर्स का कैसा होना चाहिए। एक वहां पे फिर सेट ऑफ रूल्स बने। बन रहे कि नहीं बन रहे? इट मीन्स देयर इज अ नीड ऑफ सेट ऑफ रूल्स फॉर द मिनिमल कोऑर्डिनेशन इन द सोसाइटी। एटलीस्ट देयर मस्ट बी सम बेसिक रूल्स। क्लियर है बात? समझ में आ गई? तो ये पहला पॉइंट हो गया यहां पे, तो लिख लीजिए इस बात को, टू प्रोवाइड द सेट ऑफ बेसिक रूल्स functions of the constitution
फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या कह रहा है यहां पे, संविधान के कार्य। हिंदी में क्या लिखेंगे बेटा, कार्य। आपने तीनों पॉइंट लिखे कि नहीं? अरे तो बोलो भाई, बोलो बच्चा, बोलो। कॉन्स्टिट्यूशन के पास विशिष्ट प्राधिकार है जो कि उसके स्रोत में समाहित है, जो कि उसके स्रोत में समाहित है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? वेरी हार्ड वर्क इज रिक्वायर्ड टू एस दिस एग्जाम। इस एग्जाम को निकालने के लिए मोटिवेशन काम नहीं आएगा, केवल डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड। Without discipline, you cannot achieve the target. Discipline is much, much greater than motivation. Motivation is instant, क्षणिक होता है। अभी मैंने कुछ अच्छी बातें की, आपके अंदर भर जाएगा जोश, आज कर डालेंगे, नीचे उतर के गए, बदल गया। But discipline, a pattern, makes you successful. You know that today I have to do this. Tomorrow also I have to do this, and day after tomorrow I also have to do this. Then you practice a lot, and practice makes a man perfect. जो प्रैक्टिस है वो आपको परफेक्शन की तरफ लेकर के जाएगी। मोटिवेशन विल नॉट। मोटिवेशन थोड़ी देर के लिए अच्छा करेगा, ठीक है? इसीलिए खोजना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। वो कहते हैं ना, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, और मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। यानी जो खोज करेगा, जो लगा रहता रहेगा, प्रयास करेगा। खोजना सिर्फ इसका नहीं कि हजारों किताबें पढ़ डाली। खोजने का मतलब है एक किताब को अच्छे से पढ़ के बार बार उसको प्रेजेंट करना, उसके कॉन्सेप्ट को लिखने की कोशिश करना, वो भी एक रिसर्च ही है। और जब आप वो करेंगे तो ही आप बेस्ट लिखना सीख पाएंगे। बेस्ट कभी नहीं मिलता, आप ये भी जान लीजिए। नथिंग इज बेस्ट इन दिस वर्ल्ड। यू ऑलवेज परफॉर्म बेटर, बिकॉज जब भी आप बेस्ट कहोगे ना, कोई उससे अच्छा कर रहा होगा, तो आप बेस्ट तो हो ही नहीं पाओगे। और जो कर रहा है बेस्ट, उससे भी कोई अच्छा करेगा या कर रहा है। तो पॉइंट ऑफ टाइम पे आप बेस्ट हो सकते हो, बट आप बेस्ट हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई बात? सो हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जाम रादर देन मोटिवेशन। आप ये कभी मत सोचिए कि किसी ने मोटिवेट कर दिया तो मोटिवेशन मुझे रोज मिल जाए, मैं सुन लूं तो मैं राजा बन जाऊं। नहीं, आप डिसिप्लिन, आप देखो आप अपने आप वो जीत पा रहे हो। आप सोचो, आपने सुबह सोचा था 5 बजे उठने का, क्या डेली उठ पा रहे हो? अगर आप अपने आप को नहीं जीत पा रहे तो यू कैन नॉट विन दिस एग्जाम। क्लियर है बात? इतनी बात समझ में आ गई? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, तो लिख लिया बेटा आपने, हिंदी में लिख लिया, ठीक है? तो फंक्शन में लिखिए, फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहां पे टू प्रोवाइड क्या प्रोवाइड करेगा? सेट ऑफ रूल्स, ठीक है? टू प्रोवाइड द सेट ऑफ बेसिक रूल्स फॉर द मिनिमल कोऑर्डिनेशन, for the minimal coordination amongst the member of the society. Now you got it? यानी क्या कहना चाहता है कि समाज के सदस्यों के बीच समन्वय के लिए, समाज के सदस्यों के बीच समन्वय के लिए कुछ मूलभूत सिद्धांत प्रदान करता है। यह पहला कार्य है इसका, ठीक है? क्योंकि जब भी कोई सोसाइटी होगी, वेन एवर देयर इज अ सोसाइटी, in this society
डिफरेंट पीपल विल बी देयर, राइट। कुछ आपके इसके अंदर हिंदू होंगे, तो कुछ मुस्लिम होंगे, तो कुछ सिख होंगे, तो कुछ क्रिश्चियंस होंगे, कुछ जैन्स होंगे, कुछ पारसी होंगे और कुछ अदर्स होंगे। ऐसे करके लोग यहां पर होंगे, राइट। तो इस सोसाइटी के अंदर अगर कोऑर्डिनेशन बनाना है तो रूल्स, पहले तो उसके लिए रूल्स चाहिए। सेकंड, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस द हाउ द सोसाइटी विल रन, देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ द एजेंट, सम एजेंट यानी गवर्नमेंट, देयर शुड बी सम गवर्नमेंट। बिना गवर्नमेंट के क्या हो सकता है, चल पाएगा कोई समाज? सरकार सब जगह है, सरकार सब जगह है, घर में भी सरकार है, मम्मी की सरकार। गलत कह रहा हूं, है कि नहीं? मम्मी कहती हैं आज बेटा मटर पनीर बनाएंगे, बढ़िया सब्जी पूरी कचौड़ी बनाएंगे, और फिर शाम कहती चलो आज खिचड़ी बना लेते, कल देखेंगे। और आपके मुंह में इतना पानी आ चुका है कि आप कुछ चाह के भी कह नहीं सकते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बड़ा गुस्सा आ रहा है। मम्मी की सरकार है कि नहीं है? तो गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड। अब सवाल यह है कि कैसे ये गवर्नमेंट फॉर्म होगी, वो कौन बताएगा? कैसे सरकार बनेगी, ये कौन बताएगा? हमारे देश के संविधान में बताया गया कि नहीं बताया गया कि सरकार कैसे बनेगी? एक ही ऐसा पॉइंट है जिसमें संविधान सभा में किसी प्रकार का कोई डिबेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, एडल्ट सफरेज, वयस्क मताधिकार। सबको, जो भी वयस्क है उनको मिलना चाहिए, उस पर कोई डिबेट की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि सब एग्री थे इस बात पे। ठीक है, जैसे, और सब एग्री होने का मतलब समझते हो क्या है? मतलब जनता के हाथ में हम ताकत दे रहे हैं सरकार बनाने की। 21 साल से ऊपर, बाद में 18 साल हुआ, 21 साल से ऊपर जो जनता है वो डिसाइड करे कि सरकार कैसे बनेगी, कौन हमारा प्रतिनिधि होगा, किसको हम सरकार में भेजेंगे, और वही प्रतिनिधि मिलकर के एक सरकार का गठन करें जिनके पास बहुमत हो, मेजॉरिटी हो। ठीक है, अब मेजॉरिटी इज ऑल अबाउट द नंबर ऑफ काउंट्स ऑफ द हेड्स। कितने हेड हैं उस पे ही डिपेंड करता है। इट डजंट डिपेंड ऑन व्हाट इज इन द हेड, वेदर इट इज गोबर और कीचड़ और व्हाटएवर इट इज देयर। इट डिपेंड्स, दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ मेजॉरिटी, दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ मेजॉरिटी, कि नंबर ऑफ हेड्स जो है वो आप काउंट कर रहे हो, बट हेड्स के अंदर क्या है वो आपको नहीं पता है। वो देश के विरोध में भी तो सोच सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर भी तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। तो लिखिए यहां पर, टू स्पेसिफाई हु हैज द पावर टू मेक डिसीजंस इन द सोसाइटी, क्योंकि जो सरकार बनेगी, जो बहुमत आएगा वही तो डिसाइड करेंगे। टू स्पेसिफाई वाई हु हैज द पावर टू मेक decisions in the society। बच्चा समझ में आ रहा है? निकिता कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है ना? समझ में आ रहा है? रमशा बेटा समझ में आ रहा है अच्छे से? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम शेयर, सिवाय इसके कि इंग्लिश ज्यादा हो गई? ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पक्का क्लियरिटी है? बिल्कुल समझ में आ रहा है अच्छे से? बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल। कहीं भी कोई भी चीज ऐसी जो आपको लगती है मैं बोल गया इंग्लिश में, तो आप पूछोगे मुझसे, तो वहीं पे आप इंटरप्ट करोगे, हाथ उठा दोगे कि सर मुझे ये समझ नहीं आया। ठीक है, क्योंकि आप बोलोगे नहीं ना। कई बार मुझे क्या होता है, मतलब मैं ऐसे नेचुरली बोलता चला जाता हूँ, मुझे लगता है वो वर्ड मैं इतने सालों से लगातार बोल रहा हूँ ना, तो मुझे लगता है यार ये कॉमन है, सबको पता हो, है ना? तो आप बोल दोगे। तो यहां पे कह रहा है टू स्पेसिफाई हु हैज द पावर टू मेक डिसीजंस इन द सोसाइटी, कौन बनाए, कौन ले निर्णय समाज के अंदर। ये समाज है, अब इस समाज के अंदर ये तो कह रहे हैं कि भैया देश हमारा ही है, हम ही रहेंगे अकेले, हम ही राजा हैं यहाँ के। क्यों? ये कह रहे हैं ना जी, राजा तुम नहीं, अब तुम प्रजा बन गए, हम राजा बन के आ गए, 1200 साल तक रगड़ा हमने तुमको, क्या कर लोगे, है ना? ये कहते हैं भाई तुमने कुछ भी नहीं रगड़ा, हमने तुमको बाद में बहुत मारा, सिख फिर तो हम राजा बनेंगे। ठीक है, ये क्रिश्चियन है, ये कहते हैं भाई तुम सब साइड में हो, असली रूलर तो हम हैं,
भारत को भारत बना गए, इंडिया को इंडिया बना दिया हमने, तुम्हारे देश को एक बना दिया, तुम्हारे यहां ट्रेन लेकर के आए हम, तुम्हारे यहां टेलीग्राफ लेकर के आए, एक एक चीज हम तुम्हारे यहां लेकर के आए, हमने सब कुछ बनवाया, तो हम ही हैं यहाँ के असली राजा, हमें दो सत्ता, हमारे हाथों में सत्ता दो। और ये जैन जो है या जो पारसी हैं, ये कहते भाई सत्ता वत्ता की जरूरत नहीं, सब लोग आराम से रहो ऐसे ही, सत्ता वत्ता क्या होती, सब माया मोह है, छोड़ दो। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग बॉडी कोई बनेगी ना, क्योंकि सब अपने अपनी तरीके से चलने लग जाएंगे, तो ये तो कहेंगे कि भाई हम तो जो है बकरी नहीं मारते, और ये कहेंगे हम बकरी मारेंगे नहीं तो हम फेस्टिवल कैसे मनाएंगे। ठीक है, इनमें से भी आधे कहेंगे कि हमारे यहां तो माता जी बकरी खाएंगी, बलि चढ़ती है, हिंदू धर्म में भी तंत्र में बहुत बलि चढ़ती है, चढ़ती है, इसमें कोई गलत तो नहीं है, गलत ही कह रहे हैं, अपना बिलीफ है, बिलीफ पे तो कोई किसी का कंट्रोल है नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है अपने अपने बिलीफ को मान सकते हो। ठीक, तो ऐसे में कुछ स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि भैया कोई तो हो जो डिसीजन मेकिंग बॉडी हो, लेकिन कौन होगा, तो कहा वो मैं डिसाइड कर देता हूं, कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा हम कर देते हैं डिसाइड, उसके बाद तुम लोग, मैं फ्रेमवर्क दे रहा हूं, बना तुम लोग। क्लियर बच्चा, समझ में आ गया ऋषु, ऑनेस्ट यादव, हाँ ठीक है। तीसरा, हाँ हिंदी में लिखिए, पहला वाला लिखा है कि नहीं, अब दूसरा वाला लिखो। यह निर्धारित करता है कि समाज में किसके पास निर्णय लेने की शक्ति होगी, समाज में किसके पास निर्णय लेने की शक्ति होगी। बोधे तुम्हारा इंग्लिश है कि हिंदी, इंग्लिश है, अच्छा ठीक, तुम्हारा तो बीएचयू से है ना, आगे लिख लीजिए, इट डिसाइड्स हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, इट डिसाइड्स, या ऐसे लिख दीजिए, इट प्रोवाइड फ्रेमवर्क्स, इट प्रोवाइड इट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर द constitution of a government, yeah, how the government is constituted, provide the framework how the government is constituted, ऐसे लिख लीजिए, how the government is constituted, हाउ द गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूटेड, यह वह ढांचा प्रदान करता है कि कैसे सरकार का गठन होगा। श्रुति, ठीक है, श्रुति तुमको ठंड लग रही है बेटा, हाँ लग रहा है, तुमको देख के ही लग रहा है, ये मन से निकाल दो, ठंड नहीं है, ठंड है ही नहीं, ये सोचो पक्का, जितना सोचोगे ठंड उतनी ठंड ज्यादा लगेगी। आप रजाई में घुस के बैठ जाओ, फिर आप निकल नहीं सकते, एक बार ब्लैंकेट में बुक ले करके बैठ जाइए आप, थोड़ी देर बाद बुक आपके ऊपर होगी और आप ब्लैंकेट के अंदर होंगे। सच बात है कि नहीं बताओ, है ना, यही होता है ना। ठीक है, तो क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन ये फ्रेमवर्क दे देगा, जैसे हमारे यहाँ गवर्नमेंट बनती है, तो हमारे यहाँ गवर्नमेंट कैसे बनती है, प्रॉपर इलेक्शन होता है, इलेक्शन के बाद वोटिंग राइट दिए गए हम लोग को, 18 साल से ऊपर के लोग वोट कर सकते हैं, उसके बाद मेजॉरिटी जिसकी आती है वो गवर्नमेंट फ्रेम करता है, 5 साल के लिए सरकार चलती है नॉर्मली, 5 साल तक, अगर मेजॉरिटी है तो 5 साल तक चलेगी। तो ये एक तरीका है, जो फ्रेमवर्क है वो किसने दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया, यानी दिस इज द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन ये भी होता है कि वो सोसाइटी के लोगों के जो एस्पिरेशंस हैं उनको भी फुलफिल करे। जैसे हम चाहते हैं कि हमें घूमने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, ठीक है, आप सपोज कर लीजिए, आपने सोचा कि सर ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही, मेरी एस्पिरेशंस पूरी हो, मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं जी भर के सोऊं, तो मैंने कहा बेटा तुम्हारा फंडामेंटल राइट है। आप तुरंत यहां से पॉलिटी पढ़ के घर पहुंचे और जाकर के रजाई ली और तान के सो गया, और मम्मी ने जगाया, आपने बोला फंडामेंटल राइट है, वायलेट मत करना, सोना मेरा फंडामेंटल राइट है,
मम्मी ने उठाया झाड़ू, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। क्यों? तो फंडामेंटल राइट हैं लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं वहां पे। क्लियर? लेकिन ये तो बता दिया ना कॉन्स्टिट्यूशन ने, एस्पिरेशन फुलफिल करने के लिए फंडामेंटल राइट दिए कि नहीं दिए, और वो एस्पिरेशंस आपके एकदम आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए इसलिए उसके लिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी दे दिए। तो अगला पॉइंट लिख लीजिए, टू इनेबल द गवर्नमेंट टू enable the government to fulfill the aspiration to enable the government to fulfill the aspiration। अब किसके एस्पिरेशन फुलफिल करने हैं? सोसाइटी के। तो लिखिए, फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ अ सोसाइटी, एस्पिरेशन ऑफ अ सोसाइटी। ठीक है? या सरकार को इस प्रकार से सामर्थ्यवान करता है कि वह समाज के आकांक्षाओं को परिपूर्ण कर सके, परिपूर्ण कर सके। ठीक है? एंड क्रिएट अ कंडीशन फॉर जस्ट सोसाइटी, एंड क्रिएट अ कंडीशन फॉर just society, to enable the government to fulfill the aspiration of the society and create the condition of the just society। just society का मतलब क्या है? कि सोसाइटी के कुछ लोगों के हाथ में सत्ता का केंद्रीकरण ना हो जाए, सोसाइटी के समाज के कुछ लोगों के हाथ में वेल्थ का केंद्रीकरण ना हो जाए, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो जाए। ठीक है? सोसाइटी के कुछ लोग जो हैं वो डोमिनेट ना कर जाएं और बाकी लोग क्या हो जाएं? डिप्रेस्ड क्लास ना बन के रह जाएं सिर्फ। ठीक है? तो डिप्रेस्ड क्लास को भी ऊपर लाने के लिए रीजनेबल प्रयास किए गए। ये रीजनेबल एफर्ट ही तो है रिजर्वेशन को देना, रीजनेबल एफर्ट है। समाज का वो वर्ग जो शैक्षिक आधार पर कहीं वंचित रह गया, ठीक है, तो वो वर्ग जो सामाजिक भी वंचित है और शैक्षिक भी वंचित है, तो उसको कहीं तो मुख्य धारा में लाने के लिए कहीं तो प्रयास करना पड़ेगा। अब आप इतने बच्चों में से कोई बच्चे ऐसे हैं जो थोड़े कमजोर होंगे, तो दायित्व तो है मेरा कि मैं उन बच्चों से अलग से उनको टाइम देके उनको बोलूं कि बेटा जो नहीं समझ में आ रहा आप समझो, और इसके लिए मैं आधा घंटा अलग दे रहा हूं आपको। ठीक है? तो बाकी बच्चे ये नहीं कह सकते सर आप उनको आधा घंटा एक्स्ट्रा पढ़ा रहे। भाई वो नहीं पढ़े हैं पहले, उनको कहीं उनका बेस वीक रह गया है, मे बी उनकी स्कूलिंग अच्छी ना हो। ठीक है? क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स उनके अच्छे ना हो, तो क्लियर नहीं होंगे, तो उनको क्लियर करना पड़ेगा। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन ये सेट नॉर्म कौन करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, कि भाई सर आपको उन बच्चों पे मेहनत करनी है। अवर मोटो कि हर बच्चा पढ़ के आगे निकले, एक बच्चे पे हमारा ध्यान नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो यहां पर बेसिकली किसकी बात कर रहा है? यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन यहीं पर देता है डीपीएसपी, यहीं पर कॉन्स्टिट्यूशन आपको देगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। बेटा श्रेय आप हिंदी में लिखोगे ना? लिखो लिखो, इसको लिखो। यह सरकार को, तुमने क्या लिखा है इसमें? कुछ लिखा था कि नहीं? इसमें लिख लिया था, तो लास्ट वाला बस लिख लो। और ऐसा माहौल तैयार करता है जिससे एक न्यायोचित समाज का निर्माण हो। ठीक है? श्रुति समझ में आ रहा है? ठीक लग रहा है? पक्का? पक्का। ठीक, अब आप यहां पे ध्यान से देखो आप बेटा, कि यहां पे मैंने एक चीज बोली कि उसने कहा एक तो बेसिक रूल्स दिए, मिनिमल कोऑर्डिनेशन। दूसरा कहा कि हु हैज पावर, पावर के लिए उसने गवर्नमेंट फॉर्मेशन की कंडीशन क्रिएट कर दी, कर दिया। अब इतने काम तो उसने यहां पर कर डाले। अब सवाल ये उठा
कि जैसे ही गवर्नमेंट बनेगी, जैसे ही गवर्नमेंट बनेगी और गवर्नमेंट को पावर होगी, तो जिसके हाथ में पावर है वो तो कुछ भी इंपोज कर सकता है। भाई तुम लोग जब छोटे बच्चे हो तो मम्मी के हाथ में पावर है, इंपोज कर देती हैं जब मन करता है उनका। लेकिन जब लिमिट से ज्यादा इंपोज करती हैं तो घर में दादी बाबा बोलते हैं अब क्या मार ही डालोगी। बोलते कि नहीं बोलते? ज्वाइंट फैमिली का यही एक बेनिफिट था, न्यूक्लियर में कोई होता ही नहीं ये बोलने वाला मार ही डालोगी, है ना। तो यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का ये फंक्शन है कि गवर्नमेंट को ये बात बताए, ये समझाए या फिर कंट्रोल करे कि भैया तुम्हारे ऊपर भी एक लिमिट है, व्हाट यू कैन इंपोज ऑन द पीपल ऑफ द स्टेट। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो लिख लीजिए, इज टू सेट लिमिट ऑन व्हाट, इज टू सेट, इज टू सेट limit on the government, that what government can impose on the people of the country, स्टेट, या सोसाइटी भी लिख सकते हैं ऐसे कि ऑन द सोसाइटी, कैन इंपोज ऑन द सोसाइटी, पीपल ऑफ द स्टेट, राज्य के लोगों के, हिंदी में लिख लीजिए। यह एक सीमा निर्धारित करता है कि सरकार अपने राज्य के लोगों पर क्या आरोपित कर सकता है, उसकी सीमा निर्धारित करेगा। दैट्स व्हाई इन द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स आर देयर, फंडामेंटल राइट्स आर देयर। और फंडामेंटल राइट्स किसके लिए हैं? अपने लिए भी हैं और बाहर वालों के लिए भी हैं। बस ये है कि कुछ सिर्फ अपने लिए हैं, यानी कि नागरिकों के लिए, सिटीजन्स के लिए। ठीक है, यानी सिटीजन्स को तो सारे मिले हुए हैं एक तरीके से, और कुछ बाहर वालों को भी दिए गए हैं। लेकिन वो फंडामेंटल राइट बेसिकली है क्या? दैट इज द लिमिटेशन ऑन द गवर्नमेंट, दैट इज द लिमिटेशन ऑफ द गवर्नमेंट। यानी लिमिटेड गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट कैसे आएगा? विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द डेमोक्रेसी। यही है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज ऑल्सो अ लिमिटेड गवर्नमेंट। एक लिमिट है उसके अंदर कि आप इतना ही कर पाओगे, उसके अंदर बंधे हुए हो, उससे बाहर आप नहीं करोगे। फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना पड़ेगा, और जब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करोगे फिर अगेन बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, भाई ये तो आप नहीं कर सकते हो, कि नहीं ये नहीं रहेंगे हमारे देश में। ऐसा थोड़ी चलेगा, रहेंगे तो सब। हाँ, जो वायलेट करेगा कॉन्स्टिट्यूशन को वो नहीं रहेगा, उसको निकाला जा सकता है, उसको निकाला जा सकता है। लेकिन वैसे तो सब रहेंगे ना बेटा। इतनी बात समझ में आ गई? इसमें किसी को दिक्कत? जल्दी बताओ। ठीक है, तो ये जो है फंक्शंस ऑफ द स्टेट हम लोगों ने आज जो है फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमने यहां पर समझ लिया। एक चीज, अब यहां पे एक चीज मैं बता रहा था, इतना इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? तो आपको फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर हो गया बिल्कुल पूरी तरीके से? कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है ये क्लियर हो गया? क्लियर। इंडियन पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन को समझना जरूरी है और वर्किंग समझनी जरूरी है। ठीक, वर्किंग। अब जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को समझ रहे थे वहां पर हमने एक दो चीजें बताई थी, वापस चलेंगे थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए। यहां पे जैसे हमने कहा फिलोसफिकल अप्रोच, तो हमने ये फिलोसफिकल अप्रोच बताई, तो यानी ये वाली अप्रोच क्या है? ये वाली अप्रोच, ये वाली अप्रोच, ये वाली अप्रोच बेसिकली क्या है? गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं वो एक पाथ देती है कि आप इसी पे चल के काम करोगे, यू कैन नॉट डेविएट फ्रॉम दिस पाथ, यू हैव टू फॉलो दिस पाथ। यही तो वो अप्रोच दे रही है यहां पे। क्लियर है बात? इतनी समझ में आ गई? अब देखिए, उसके बाद अगर दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है कि मैंने कहा इंस्टीट्यूशन कैसे चलेंगे वो भी कॉन्स्टिट्यूशन ही बता रहा है, इसीलिए हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, बोलते हैं ना, बोलते हैं। तो यहां पर एक अप्रोच वो और दे देगा, दैट इज गवर्नमेंट की अप्रोच। ठीक है, गवर्नमेंटल अप्रोच क्या दे देगा वो? गवर्नमेंटल अप्रोच। ठीक है निकिता? ठीक है बेटा,
सबको समझ में आ रहा है यहां तक? रमशा बेटा समझ में आ रहा है? चलिए अब देखिए, जब भी गवर्नमेंट की अप्रोच करेंगे तो गवर्नमेंट, अगर हम इंडिया के कॉन्सेप्ट में देखें, इंडिया में देखें, इंडिया में गवर्नमेंट के ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट कैसी गवर्नमेंट देखने को मिलती है? यहाँ पे स्टेट, सेंटर और लोकल, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अगर हम यहीं पे आप ध्यान से देखें तो यहां पर आप देखेंगे कि आपको एक तरफ आपको सेंट्रल मिल जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी तरफ आपको क्या मिल जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में भी क्या हो जाएगा? एक तरफ आपको पंचायत मिल जाएगा और एक तरफ आपको अर्बन लोकल बॉडीज यानी कि म्यूनिसिपैलिटीज देखने को मिल जाएगी। दो ही तो देखने को मिलेगी। जब भी आप यहां पर आओगे सेंट्रल गवर्नमेंट में, आप क्या देखोगे? यहां पे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या मिलेगा? लेजिस्लेचर देखोगे, मिलेगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब भी हम ऑर्गन्स की बात करेंगे, तो जब हम ऑर्गन्स की बात करते हैं यहां पर, तो आप समझिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा, जब भी हम ऑर्गन्स की बात करते हैं, ऑर्गन्स की, तो अगर ऑर्गन्स की बात करेंगे तो ऑर्गन तो तीन ही है ना यहां पे मेनली। एक आपका लेजिस्लेटिव है, एक आपका एग्जीक्यूटिव है, और एक क्या है? जुडिशरी है। मैंने आपको बोला था कि गवर्नमेंट का काम क्या है? गवर्नमेंट एजेंट है, मशीनरी है, जो वो सारे काम करती है जो स्टेट के लिए जरूरी हैं। यानी गवर्नमेंट का काम क्या होगा? लॉ मेकिंग, लॉ इंप्लीमेंटेशन, यही तो काम होगा। और फिर लॉ सही है कि नहीं, एजुकेशन। तो ये तीन चीजें हैं वहां पे। तो यहां पर लॉ मेकिंग की जिम्मेदारी किसकी होगी? लेजिस्लेचर की होगी। अगर हम लेजिस्लेचर की बात करेंगे तो वर्ड में अगर आप देखें तो लेजिस्लेचर आपको दो तरीके से मिलता है, यूनिकैमरल और बाइकैमरल। यूनिकैमरल और बाइकैमरल, यही तो मिलेगा। अब यूनिकैमरल मतलब एक सदन होगा और बाइकैमरल मतलब दो सदन होंगे, यही तो होंगे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना चाहता, नहीं तो क्वेश्चन पूछता बीच में, लेकिन अभी नहीं पूछ रहा हूं। तो एक बात हम यहां पे कर रहे हैं कि हमारे यहां कैसी व्यवस्था है? बाइकैमरल। हमारे यहां कैसी व्यवस्था है? हमारे यहां कैसी व्यवस्था है? बाइकैमरल। यानी लेजिस्लेचर जो है इसकी जिम्मेदारी क्या है? लॉ मेकिंग। और इसकी जिम्मेदारी क्या है? लॉ को इंप्लीमेंट करने की। बेटा ये बात समझ में आ रही श्रेया? कानून बनाना, कानून को लागू करना, इतने में भी दिक्कत होगा तो बताना मुझे, ठीक है? क्योंकि मुझे तुम्हारा वो नहीं पता ना कि कितनी तुम्हें समझ में आ जाएगी, कितनी नहीं आ जाएगी। तो मुझे बता दोगे तो मैं उसे ठीक कर दूंगा। कानून को बनाना और कानून को लागू करना। अब कानून बनाया इन्होंने, लागू इन्होंने कर दिया, और अब कानून चेक भी तो होना चाहिए वेदर कॉन्स्टिट्यूशनली ये सही है कि नहीं है। ये भी जिम्मेदारी तो यहां पर रहेगी कि भैया चेक करना, टू चेक कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉ, टू चेक, यहां पर क्या कहेंगे? टू चेक कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉ। यानी कॉन्स्टिट्यूशन, कानून की संवैधानिक जो वैलिडिटी है, क्या वो संभव है कि नहीं है, सही है। कॉन्स्टिट्यूशन जो कानून बनाया गया है सरकार ने, जैसे अभी फार्मर्स बिल बनाया, वापस ले लिया, तो बनाया गया, क्या वो संविधान को कहीं वायलेट तो नहीं कर रहा? नल एंड वॉइड तो नहीं कर रहा? तो नल एंड वॉइड अगर कर रहा है तो वो कानून नहीं चल पाएगा देश के भीतर। यही जिम्मेदारी है। अब यहां पर जैसे हमने कहा लेजिस्लेचर की जब बात करोगे, तो लेजिस्लेचर की बात करोगे तो लेजिस्लेचर में क्या कौन होगा? हमारे यहां पार्लियामेंट, या फिर नीचे बात करें तो किसकी होगी? स्टेट पे, स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर में भी कई जगहों पे आपको अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों देखने को मिलता है, यानी कि काउंसिल ऑफ, क्या बोलते हैं, सॉरी उसको क्या बोलते हैं, लेजिस्लेचर मिलता है और काउंसिल होती है। तो लेजिस्लेचर और काउंसिल दोनों देखने को मिलते हैं, और कहीं कहीं पे क्या है? सिर्फ लेजिस्लेचर है ना? इतनी बात समझ में आ गई? कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? ठीक है। तो ये, अब इसके अलावा गवर्नमेंट अप्रोच में अभी बहुत सारी चीजें हैं। गवर्नमेंट अप्रोच में बहुत सारी अप्रोच जैसे हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, अब वो कैसे रन करेंगी, किस प्रकार से इंडिपेंडेंट रहेंगी। इलेक्शन कमीशन है, कैग है, यूपीएससी है, आयोग है, किस तरीके से काम करेंगे। दूसरा, जब हमने कहा कि हमारे यहां तीन तरीके से देख, 3 टायर गवर्नमेंट है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है, इसका मतलब सेंटर जो सबसे बड़ा है इसी के अंदर स्टेट होंगे और इन्हीं स्टेट के अंदर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होंगी। इसका मतलब क्या होगा कि इनमें भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। यानी कहने का मतलब क्या है कि सेंटर और स्टेट रिलेशन
जो हैं उनके बारे में भी कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ ना कुछ स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा ताकि कोई विवाद ना होने पाए, उसी दायरे में उसी लिमिट के अंदर डिस्कशन हो। क्लियर है बात? इतनी बात समझ में आ गई? यहां तक कोई डाउट हो तो बताइएगा यहां पे, ठीक है? आप समझिए, जब भी गवर्नमेंट के अप्रोच की आप बात करोगे, गवर्नमेंट के अप्रोच की बात करोगे तो देखो गवर्नमेंट के अप्रोच को लेकर के कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी बातें दी गई, बहुत सारी बातें दी गई। जैसे गवर्नमेंट का काम है कानून बनाना, तो गवर्नमेंट जब कानून बनाएगी तो सबसे पहले तो कानून गवर्नमेंट को यही निर्धारित करना पड़ेगा कि भैया हमारी जो कंट्री है इसको कैसे स्टेट्स में डिवाइड करें, कैसे इसको यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड करें, यानी ये एक काम करने का प्रोविजन रहेगा कि कैसे स्टेट्स बनाए जाए। दूसरा, कौन नागरिक होगा उसको नागरिकता कैसे दे दी जाए, यानी सिटीजनशिप का एक प्रोविजन रहेगा, इंपॉर्टेंट प्रोविजन है सिटीजनशिप का। अगर कभी स्टेट हमने बनाए, जो स्टेट बनाए हैं वो अगर सेंट्रल के बातों को नहीं फॉलो कर रहे हैं तो यानी कहीं ना कहीं डिस्प्यूट होगा। तो जब डिस्प्यूट हो रहा है तो उनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, कोई ऐसी स्थिति खड़ी हो गई तो कंट्रोल भी तो करना पड़ेगा। तो कंट्रोल करने के लिए कुछ इमरजेंसी आ गई तो इमरजेंसी प्रोविजंस भी तो चाहिए होंगे, तो यानी कुछ इमरजेंसी या आपातकालीन प्रावधान भी देखने को आपको मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी हम गवर्नमेंट अप्रोच की बात करेंगे, गवर्नमेंटल अप्रोच की बात करेंगे, इसमें हम सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, पूरी गवर्नमेंट के सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, एक्सिक्यूटिव कैसे काम करते हैं, लेजिस्लेटिव कैसे काम करते हैं, जुडिशरी कैसे काम करती है, यानी कि हमको उनको सबको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? और इसी पे वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे। यूपीएससी थोड़ा सा ज्यादा कॉन्सेप्चुअल बना देता है, पीसीएस थोड़ा कम बनाता है, ठीक है? लेकिन ऑलमोस्ट अब धीरे धीरे अप्रोच एक ही जैसी होती जा रही है, तो ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। तो आज की क्लास में जितना मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया है ये आपको समझ में आया कि नहीं? कोई डाउट? पक्का? इतना ज्यादा पढ़ा दिया, ठीक है? पीछे इधर बेटा एक बार फिर से देख लें, इसमें किसी को डाउट हो, कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर है, इतना सफिशिएंट है आपको कॉन्स्टिट्यूशन बताने के लिए, ठीक है? इतना सफिशिएंट है। इसके बाद फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो फंक्शन लिखे हैं इनको थोड़ा एनालाइज कीजिएगा क्योंकि इससे प्रीलिम्स में क्वेश्चन क्रिएट कर देगा वो, ठीक है? जैसे लिमिट्स पुट करता है, इस पे क्वेश्चन आ चुका है प्रीलिम्स के ऊपर, ठीक? मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इनमें से किस तरीके की होती है, तो वो लिमिट पुट करेगी कि नहीं पुट करेगी, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है? तो ये आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया? तो आज के लिए क्लास में इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है आप लोगों से, ठीक है? श्रुति को समझ में आया बेटा? अच्छा, लक्ष्मीकांत को आप रखें, वो आपका बेड़ा पार करेंगे। नहीं, ठीक कह रही थी वो एक्चुअली मैंने इसलिए नहीं बोला ना, अब वो बहुत मोटी होती जा रही है, अब उसमें इतना एड ऑन होता जा रहा है कि वो लग रहा है कि बच्चा क्या ही कंफ्यूज रहेगा। तो ऑलमोस्ट जितना होगा सब कवर कर देंगे इसी के अंदर, क्लास लेक्चर में ही। कुछ चीजें आपको है, वैल्यू एडिशन में मैंने कहा न्यूज़पेपर आप पढ़िए। न्यूज़पेपर में कैसे पढ़ेंगे? जैसे मान लीजिए कहीं किसी स्टेट में गवर्नमेंट गिर जाती है, ठीक है? किसी स्टेट में कोई स्पेशल डिसीजन गवर्नर ले रहा है, इसको ध्यान करिए। किसी स्टेट में कोई बिल आया है, बिल पास नहीं हो पा रहा है, फंसा हुआ है, प्रेसिडेंट के पास जा रहा है, वापस आ रहा है, तब आप उसको पढ़िए, समझिए कि आखिर क्या है ये बिल, क्यों फंस रहा है, किस लिए आया है, ये सब वैल्यू एडिशन चीजें हैं, ठीक है? जैसे हमने बिल डिस्कस कर लिया, लेकिन अब किसी स्टेट का एग्जांपल आप तो करंट से ही दे सकते हो, पुराना देने के क्या फायदा? अब जितना अपडेटेड रहोगे उतना बेहतर लिख करके आओगे वहां पे, ठीक है? अपडेटेड बहुत ज्यादा रहना, डेली पढ़ने की, मतलब डेली एक हैबिट डालिए कि न्यूज़पेपर डेली पढ़ना, मुझे कुछ भी पढ़े, थोड़ा पढ़े, ज्यादा पढ़े, कितना पढ़े, लेकिन डेली पढ़े, ठीक है? तो कल मिलते हैं, कल की क्लास में।